जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एसएसटी, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर होगा ज्योग्राफी का। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और पहले चैप्टर में अगर कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट करके बताइए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक, और उसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक, बोर्ड एग्जाम में इससे लिखने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि इससे मैप वाला क्वेश्चन और एक नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक, तो एक नंबर वाले पे यहाँ ज्यादा फोकस करेंगे और साथ ही साथ मैप जब पढ़ाएंगे तो इसको डीपली यहाँ पर मैप देखा जाएगा। ठीक, तो इसी क्रम में बढ़ते हैं वन और वन्य जीव संसाधन। तो वन, अगर वन क्षेत्र में बात की जाए कि भारत में वनों का विस्तार कितना है और वन क्षेत्र में हुई वृद्धि कितनी है, ठीक, और हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वनों का विस्तार है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आते हैं एक नंबर में टिक लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय। तो इसी में देखते हैं कि भारत एक जो वन क्षेत्र से एक समृद्ध देशों में से एक है। हमारा भारत जो वन क्षेत्र में समृद्धशाली देशों में से एक है, जिसमें जो कुल विश्व की जितनी भी जो जैव विविधता है यानी वन की जैव विविधता है, ये पूरे विश्व के 8% है। ठीक, भारत में विश्व के वन्य जीव यानी वनों का विस्तार है, यानी पूरे वन में जितनी जैव विविधता पाई जाती है, वनों की जैव विविधता, उसमें भारत 8% है पूरी दुनिया का। ठीक, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक, 8% एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो पूरी दुनिया में 8% अकेले भारत में है। ठीक, अगर भारत में देखा जाए तो भारत में ही लगभग 81,000 वन्यजीव उपजातियां पाई जाती हैं। यानी वन्यजीव उपजातियां कितनी पाई जाती हैं भारत में? 81,000 वन्यजीव उपजातियां पाई जाती हैं। और वनों की कितनी उपजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर? लगभग 47,000। भारत में वनों की कितनी उपजातियां पाई जाती हैं? तो 47,000। और वन्यजीव जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, इनकी 81,000 उपजातियां भारत में पाई जाती हैं। और जिसमें इस वन वाले क्षेत्र में जो 47,000 जो उपजातियां पाई जाती हैं, वनों की उपजातियां 47,000, इन 47,000 में 15,000 जो उपजातियां हैं ये भारतीय मूल की हैं। ठीक, बाकी अन्य जो प्रजातियां हैं वो विदेशों से यानी दूसरे देश से आई हैं या कहीं और से आई हैं। ठीक, उसका जो उत्पत्ति हुआ वो भारत में नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन जो 15,000 ऐसी उपजातियां हैं, वन की ऐसी 15,000 उपजातियां जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है और उसका जो मूल स्थान है वो भारत है। ठीक, और इसके बाद देखते हैं एग्जाम में एक नंबर में ये पूछ सकता है कि भारत में यानी वनों में कितने वन भारतीय मूल के हैं। ऐसे एग्जाम्पल में दे सकता है 15,000, 20,000, क्योंकि ये अंतराल काफी ज्यादा गैप होगा। 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे करके अंतर देगा, क्योंकि 15,100, 15,200 ऐसे करके अंतर नहीं देगा। ठीक, तो भारतीय मूल की जो वन की प्रजातियां हैं उनकी संख्या 15,000 है। भारत में कितने वन प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 47,000। ठीक, भारत में कितने वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं यानी उपजातियां? तो 81,000। ठीक, भारत विश्व के कुल वन्यजीव यानी वन्यजीव जैव विविधता में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो वो है 8%। ठीक, उसके बाद में अब हम देखते हैं वन क्षेत्र का विस्तार। अगर वन क्षेत्र का विस्तार देखते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा वन। ठीक, तो भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? ये सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में। ये एक नंबर में तो कई बार आया हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में 2021
के जो वन रिपोर्ट आया था, इसके अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत पर वनों का विस्तार है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वनों का विस्तार है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का विस्तार है 24.62%। ठीक, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भागों पर वनों का विस्तार है? तो 24.62% भाग पर वनों का विस्तार है। ठीक, लेकिन होना कितना चाहिए? यानी ये जो है ये पूरी विश्व के देशों ने ये माना है कि अपने कुल भूमि के 1/3 पे वनों का वन होना चाहिए। तो भारत में कितने प्रतिशत पे होना चाहिए? तो होना चाहिए 33% क्षेत्रफल पे। ठीक, यानी 33.5% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, लेकिन अभी है कितना? 24.62। ठीक, उसके पहले अगर 2019 का आंकड़ा देखते हैं तो 2019 में लगभग 21 के आसपास था। ठीक, 21% के आसपास था, जो 21% से बढ़ के 24.62% हो गया है 2021 के अनुसार। ठीक, 2021 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 24.62% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। होना कितना चाहिए था? 33% पर, यानी 33.5 लिख सकते हैं। होना चाहिए था 33.5% पर, लेकिन है कितना? 24.62% पर। उसके बाद में अब देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में। ठीक, अब देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि किस राज्य में हुई है? भारत में सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य, तो भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में अगर वृद्धि हुआ है तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। अगर दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है तेलंगाना का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड एग्जाम में केवल यही आता है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में यही सब आते हैं, बाकी लिखने वाला यहाँ से नहीं आता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। उसके बाद में अभी ये हो गया सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है। यहां से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत क्षेत्रफल में वन, अगर देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, यानी जो भारत के 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, वो भी प्रतिशत में। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा तो है इधर मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में ज्यादा नहीं है। ठीक, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा है मिजोरम का। इसका मिजोरम का, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा प्रतिशत में है। कितने प्रतिशत है? तो ये 85.41%। ठीक, 85.41% क्षेत्रफल मिजोरम की जो कुल भूमि है उसमें 85% भाग पर केवल और केवल वन है। ठीक, अब ये फॉर एग्जांपल ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा इधर भी है, सबसे ज्यादा इधर भी है, तो कौन सबसे ज्यादा? तो मध्य प्रदेश मान लो इतना बड़ा है। ठीक, मध्य प्रदेश मानते हैं कि इतना बड़ा है, तो इसके इतने क्षेत्रफल पर वन है। ठीक, ये इसमें इतने क्षेत्रफल पर, लेकिन अगर मिजोरम को देखें तो मिजोरम केवल इतना बड़ा है जो इसके कुल वन क्षेत्र से भी छोटा है, तो इसमें इतने प्रतिशत भाग पे वन है। ठीक, इस पे मानते हैं कि ये वन है और ये जो है जो लोग रहते हैं यानी मैदानी क्षेत्र है। ठीक,
तो इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है और केवल रहने वाला इतना है, लेकिन इसका वन क्षेत्र तो बहुत बड़ा है लेकिन प्रतिशत में बड़ा नहीं है। प्रतिशत में अगर इसको 100% मानते हैं तो इसका प्रतिशत वन वाला ज्यादा होगा, अगर इसको 100% मानते हैं तो इसका वन क्षेत्र कम होगा क्योंकि ये और भी बड़ा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर वन पूछता है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल यानी प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है तो वो मिजोरम में है। ठीक, अगर पूछता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है तो 24.62% पर। ठीक, तो ये थे हमारे 1 नंबर वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना क्योंकि ये कई बार घूम के इधर से ही आता है। सबसे ज्यादा बार इधर ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन भी आया है, यानी ये चारों आए हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इधर वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये थे इतने 1 नंबर वाले क्वेश्चन। अब उसके बाद में फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लगातार पेड़ कम हो रहे हैं तो इनको पेड़ जो विलुप्त हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, इन पेड़ों को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। ठीक, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो कौन कौन से संगठन बना के उन पेड़ों को बचा रही हैं। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो अंतरराष्ट्रीय संगठन केवल और केवल जो विलुप्त हो रहे वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए एक लिस्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक। ठीक, एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है IUCN। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है जो वन और वन्य जीवों से संबंधित है। ठीक, ये एक लिस्ट जारी करता है, ये पूरी दुनिया के लिए एक लिस्ट जारी करता है और सभी देशों में जाके सर्वेक्षण करता है कि किस देश में कौन से वन जो है खतरे के कगार पर है। यानी इसके पास 3-4 ऐसे लिस्ट होते हैं जिसमें ये जारी करेगा कि एक लिस्ट में वो जारी करेगा कि ये खतरा होने वाला है। ठीक, यानी ये खतरे की कगार पे है। दूसरा जारी करेगा कि ये इसका दूसरा चैप्टर जो होगा, दूसरा पेज, उसमें जारी करेगा कि ये भी सामान्य है। तीसरा पेज जारी करेगा कि ये विलुप्त हो रहे हैं, अगर इस पे काम नहीं किया गया तो ये विलुप्त जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। और चौथा पेज ये जारी करेगा कि ये बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, अभी ये इस पृथ्वी पर है ही नहीं है। ठीक, तो IUCN केवल और केवल काम करता है वन और वन्य जीवों के लिए। ठीक, जो विलुप्त हो रही वन जीवों को बचाने के लिए ये एक सलाह भी देता है और साथ ही साथ उसके निदान के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम भी चलाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि IUCN से पहले इसके जो देखते हैं कि इसके कौन कौन से लिस्ट होते हैं। ठीक, तो एक होता है सामान्य जाति, सामान्य जातियां। ठीक, तो इसका पहला पार्ट है सामान्य जातियां। ठीक, उसके बाद में दूसरा है संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां। उसके बाद संकटग्रस्त के बाद सुभेद जातियां, सुभेद जातियां। और उसके बाद में अगला है दुर्लभ जातियां। क्या है? दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां। ठीक, और लास्ट में स्थानिक और लुप्त जातियां। स्थानिक एवं छठा है लुप्त जातियां। ठीक, तो ये इतनी प्रकार से हम लोग वनों को
डिवाइड करके इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये साथ साथ वन के साथ साथ वन्य जीवों का भी अध्ययन हम इसी प्रकार से करते हैं। ठीक, वन और वन्य जीवों का अध्ययन हम इसी प्रकार से 4 भागों में 5 जो भी डिवाइड किया है इसी के अंतर्गत डिवाइड करके इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य जातियां कि सामान्य जातियां कौन सी जातियां होती हैं। तो सामान्य जातियां वही जातियां होती हैं जिनके ऊपर अभी खतरा नहीं है, यानी जीवन जीने के लिए अभी इनके पास जो सभी प्रकार की भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है, इनके ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है, ये आराम से पृथ्वी पर रह सकते हैं, अभी इनके जीवन पे कोई खतरा नहीं है। ठीक, संकटग्रस्त संकटग्रस्त जातियां वह जातियां होती हैं जिनके ऊपर खतरा है, अभी प्रेजेंट टाइम में इस जाति के ऊपर खतरा है, और ये अगर इसको जल्द ही अगर इसके लिए कोई संरक्षण नीति नहीं अपनाई गई तो ये विलुप्त हो जाएगी, ये प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ठीक, यानी संकट, इनकी स्थिति अभी संकट में है, ये संकट की स्थिति पे आ चुकी हैं। अगर कोई सरकार इस पर अगर ध्यान नहीं देती है, कोई नीति नहीं बनाती है तो ये प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद में अगला है सुभेद जातियां। तो सुभेद जातियां वही जातियां जिनके ऊपर अभी खतरा कम है, लेकिन खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, अभी इस प्रजाति के ऊपर खतरा नहीं है, लेकिन खतरा ये बढ़ रहा है। ठीक, आने वाले समय में कुछ ही दिनों में इसके ऊपर खतरा ज्यादा होगा और ये संकटग्रस्त की स्थिति में आ जाएंगी। ठीक, तो अभी सबसे सामान्य कौन है? सामान्य जाति। इसके नाम से ही सामान्य जाति मतलब इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। संकटग्रस्त यानी अभी इनके ऊपर संकट है। ठीक, अगर संकट को नहीं टाला गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। सुभेद यानी इनके ऊपर संकट आने वाला है नहीं। दुर्लभ जातियां ये तो संकटग्रस्त है, यानी ये जो है दुर्लभ, यानी इनके ऊपर संकट को ये झेल रहे हैं, यानी संकट के बाद वाला स्टेप है दुर्लभ। ठीक, यानी ये जो है बहुत कम इनकी संख्या बची है। ठीक, इनकी संख्या बहुत कम बची है और ये एक दुर्लभ जातियों के अंतर्गत इनको रखा गया है कि ये जो है बहुत कम है, यानी बहुत कम बचे हैं। ठीक, उसके बाद में स्थानिक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्थानिक में देखते हैं तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से पृथक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, जिसमें जो है अंडमानी टील और निकोबारी कबूतर, ये स्थानिक जातियां होती हैं जो केवल एक ही स्थान विशेष पे पाई जाती हैं। बल्कि ये सारी जातियां जो हैं ये कहीं ना कहीं पूरे देश में पाई जाती हैं, लेकिन ये केवल एक स्थान विशेष पे पाई जाएंगी, जैसे अंडमान में और फिर निकोबार में जो वहाँ की स्थानीय जातियां हैं, प्रजातियां हैं। जैसे बहुत सारे हमारे भी अगल बगल देखते हैं तो बहुत सारी स्थानीय प्रजातियां हैं, लेकिन हमारे जो पास पड़ोस में प्रजातियां हैं वो स्थानीय नहीं है, क्योंकि वो भारत के सभी जगह पर पाए जाते हैं या पूरी दुनिया के कहीं ना कहीं सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो स्थानिक होते हैं ये केवल उसी स्थान विशेष पे पाए जाएंगे जहां इनका निवास होगा। ठीक, यानी ये केवल एक ही स्थान पे रहते हैं। उसके बाद में फिर अगला है लुप्त जातियां, यानी इन सब में जो है अभी ये सब लुप्त नहीं है, लेकिन ये जातियां लुप्त जातियां, इनको लुप्त जाति यानी इनके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा था और ये धीरे धीरे लुप्त होके समाप्त हो चुकी हैं। अब ये इस पृथ्वी पर नहीं है। ठीक, यानी इन सब प्रोसेस के बाद में लुप्त यानी सारा संकट झेल के ये प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। ये प्रजातियां अब पृथ्वी पर नहीं है। जैसे अगर लुप्त प्रजातियों में देखें तो ऐसी जातियां जिसमें एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख, जो एक बतख पहले क्या हम थोड़ी देखे हैं और ना ही जानते हैं, क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी है और ना ही इसको कभी देखे हैं। तो गुलाबी सिर, इसको गूगल पे देखना तो उस पे दिखाएगा, वहीं हम भी देखे हैं। बाकी रियल में तो ये विलुप्त ही हो चुकी है, कोई नहीं देखा है। जो एक पहले बतख था उसके सिर पे गुलाबी चोटी हुआ करती थी। ठीक, जैसे अभी जो बतख देखते हैं तो उसके सर पे ऐसे रेड कलर का होता है, वैसे गुलाबी होता था। ठीक, तो गुलाबी सिर वाली बतख वो भी गायब हो चुकी है। और एशियाई बाघ, ठीक, बाघों की प्रजाति में सबसे तेज दौड़ने वाला
बाघ था वो था एशियाई बाघ, ठीक, वो भी विलुप्त हो चुका है, ठीक। तो ये लुप्त प्रजातियां थी। और उसके बाद में इसमें देखते हैं अब IUCN की लिस्ट की IUCN में इन प्रकार के जानवरों को किस किस लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि इसके पास अभी इसका लिस्ट नहीं था। अभी ये था कि हमने पूरे जितने भी जानवर या जितने भी वन्य जीव और वन्य भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं उनको इतने ही कैटेगरी में रखते हैं, ठीक, भारत के साथ साथ, क्योंकि भारत में भी और विश्व में भी जो भी वन और वन्य जीव पाए जाते हैं उनको इन्हीं कैटेगरी में रख के इसके श्रेणी में सूचीबद्ध करते हैं, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले IUCN के बारे में। तो IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक, जो एक रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, जिसकी स्थापना इसमें सबसे पहली बार IUCN ने सबसे पहली बार रेड डेटा लिस्ट 1964 में जारी किया था। 1964 में पहली बार, इसको रहने देते हैं, अभी ये काम आएगा। पहली बार रेड लिस्ट जारी किया था 1964 में, ठीक। और जब ये लिस्ट जारी किया था तो ये मुख्यतः केवल विलुप्त पौधे और जानवरों को इसमें सूचीबद्ध किया था, ठीक, विलुप्त पौधे और जानवरों को, ठीक, वन और वन्य जीवों को, ठीक, विलुप्त। जब इसने लिस्ट जारी किया तो इसने विलुप्त वन्य एवं जानवरों को सूचीबद्ध किया। पहली बार IUCN ने पहली बार रेड लिस्ट कब जारी किया था? तो IUCN ने पहली बार रेड लिस्ट जारी किया था 1964 में। और ये किस क्षेत्र के लिए जारी किया था? तो विलुप्त वन और जानवरों के लिए इन्होंने पहली बार रेड लिस्ट जारी किया था। उसके बाद में इसमें देखते हैं तो इस जो रेड बुक है, यानी रेड जो लिस्ट है, इनकी एक किताब है रेड बुक, जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, ठीक। इसमें पूरा डेटा आंकड़ा होता है, जो इस किताब का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक, इसलिए इसको रेड डेटा बुक कहते हैं। रेड डेटा बुक में यहाँ पर 3 प्रकार के पेज इसमें शामिल होते हैं। इस पूरे के पूरे बुक में 3 कलर के पेज होते हैं, ठीक। एक पेज होता है हरा, और दूसरा गुलाबी, और तीसरा लाल। तो इसमें 3 पेज हैं, ठीक। इस बुक में रेड डेटा बुक में 3 पेज हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हरा, ठीक, गुलाबी और लाल। इसके पास जो बुक है रेड डेटा बुक, इस रेड डेटा बुक में 3 प्रकार के पेज इस बुक में लगे हुए हैं, ठीक। इस बुक में 3 प्रकार के पेज लगे हुए हैं, हरा, गुलाबी और लाल, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि हरा में किसको शामिल किया गया है और गुलाबी में और लाल में किसे शामिल किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले हरा पेज में देखते हैं। तो इन हरा पेज में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, यानी हरा पेज में उसे शामिल किया गया है जिनके ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है, ठीक। तो हरा पेज में कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। जो भी हरा इस बुक में जो हरा पेज में लिखा होगा, जो जानवर, जो पेड़ पौधे, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, अभी वो भौगोलिक दिशाएं उनके लिए उपयुक्त है, ठीक। उसके बाद में फिर देखते हैं, दूसरा है गुलाबी। इस प्रजाति गुलाबी पेज में जो शामिल है इसके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है, ठीक। इनके ऊपर खतरा ज्यादा है, खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक। इनके ऊपर कोई खतरा नहीं, इनके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है। और ये लाल वाले, रेड वाले तो विलुप्त हो ही चुके हैं, ठीक। इनकी इस प्रकार की प्रजाति या तो विलुप्त एकदम हो चुकी हैं या फिर एकदम होने वाली हैं, ठीक। इसमें या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त
होने वाली है। इस रेड डेटा बुक में जो लाल वाला पेज है, इस लाल पेज में उसी जानवर या पौधों को सूचीबद्ध किया गया है जो इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं या एकदम होने की कगार पे हैं कि बस कुछ ही दिनों में, यानी अगर एकदम समाप्त हो ही गए हैं, क्योंकि जो समाप्त होने वाले हैं वो इधर जो है गुलाबी में सूचीबद्ध किया गया है। जो गुलाबी में है, सरकार इनके लिए कई सारा नीतियां बना के इनको संरक्षण प्रदान करती है और इसी क्रम में सरकार आगे चलकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था, जो किसे बचाने के लिए, जिसके ऊपर कोई खतरा नहीं, इनको भी बचाना है और इनको भी बचाना है। इनको वापस अगर ये हैं तो इनको ढूंढ के और फिर इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए, या अगर नहीं है तो इस गुलाबी वाले को लाल वाले लिस्ट में जाने से रोकना है। ठीक, तो ये थे हमारे रेड डेटा लिस्ट के पेज। ठीक, और अब इसमें करना क्या है कि इसमें आप लोगों को जानवर यहाँ पर नहीं पूछना है कि कौन सा जानवर किस लिस्ट में है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसे जानवरों को सर्च कर करके यहाँ पर लिख लेंगे अपने नोट्स में। ठीक, क्योंकि अभी जानवर यहाँ बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा और कोई जानवर हम बताएंगे कोई उसी में छूटेगा, तो आप लोग स्वयं से इसको कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि अभी यहाँ पर शामिल ही बहुत सारे हैं। अभी भारत में ही देखें तो वन्य जीवों की प्रजातियां कितनी थी और फिर वनों की कितनी प्रजातियां थी, और इसमें बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त तो होने वाली हैं, तो हम कितना यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको आपको स्वयं करना है और सबको लिखना है। ठीक, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही, सारा नहीं लिखना है, सारा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अब हम देखते हैं कि इस वनस्पति के ह्रास का कारण क्या है। ठीक, उसके बाद वन्य जीवों का, क्योंकि अगर ये ह्रास होगा तो इसका संबंध किससे है, इसी से है ना। ये लोग, अगर ये रहेगा तभी तो ये लोग रहेंगे, वन्य जीव, वनों के अंदर निवास करने वाले जीव। ठीक, जीव जंतु यानी जानवर, इसे वन्य जीव कहते हैं। ठीक, तो अगर ये रहेगा तभी ये रहेंगे। ठीक, क्योंकि वन रहेगा तभी तो वन्य जीव रहेंगे। तालाब में पानी रहेगा तभी तो अंदर मछली रहेगी, ऐसा थोड़ी है कि पानी खत्म हो जाए फिर भी मछली जो है रहे। उसके बाद इसको मिटाते हैं और देखते हैं वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारण। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारण, यानी वनों और वन्य जीवों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ठीक, तो वनों और वन्य जीवों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें मुख्य कारण, सबसे पहला कारण है जनसंख्या। ठीक, क्योंकि जनसंख्या ही देखते हैं, जनसंख्या से ही सब कुछ जो है सारा, अगर सारे कारणों पर अगर बारीकी से ध्यान दें तो इन सब के पीछे का कारण है जनसंख्या। ठीक, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तभी जो है कृषि क्षेत्र बढ़ेगा। अब इसको हम अलग से लिख सकते हैं कि एक कारण जनसंख्या है, कृषि है। जनसंख्या बढ़ा तभी तो कृषि क्षेत्र बढ़ा, तभी तो रेलगाड़ी के लिए जो है पटरियां बिछाई गई जंगलों को काट करके। तो यानी इसका मुख्य कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है जनसंख्या। ठीक, हमारी जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है उस हिसाब से धीरे धीरे भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा थोड़ी बड़ा होता है कि हमारी जमीन भी बढ़ रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी हमारी जमीन भी बढ़ती रहेगी। हमारी जमीन तो उतना ही है, बस उसमें होगा क्या कि जो हमारा वन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, तो सबसे मुख्य कारण है यहाँ पर जनसंख्या। वनों और वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। ठीक,
तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या। जनसंख्या के बढ़ने से ही जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। ठीक, जनसंख्या के बढ़ने से वन क्षेत्र का ह्रास होगा, कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा। ठीक, और फिर परिवहन के साधनों का विकास होगा। तो इसी में लिख देते हैं दूसरा कारण कृषि क्षेत्र का विकास, कृषि क्षेत्र का विस्तार। ठीक, और ये सब इसमें तीसरा कारण भी लिख सकते हैं परिवहन का विस्तार। परिवहन का विस्तार और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कृषि भी, कृषि क्षेत्र के विस्तार में एक होता है झूमिंग कृषि। ठीक, तो झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, ये क्या है? झूमिंग कृषि। ठीक, स्थानांतरित और झूमिंग दोनों एक ही हैं। तो झूमिंग कृषि सबसे पहले जनसंख्या, दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से फिर जंगलों को काट के उसे कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करके वहां पर कृषि किया जा रहा है। उद्योगों का विकास। ठीक, उद्योगों का विकास, जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे, फिर जैसे भी लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उनको कमाने के लिए, खाने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक, और काम करने के लिए उनको उद्योग चाहिए, यानी अभी जब मांग बढ़ेगी तो फिर जो है सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अभी उद्योगों का विकास हुआ तो उद्योगों को स्थापित करने के लिए कच्चा माल की जरूरत है। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? कृषि क्षेत्र से प्राप्त होगा या तो जंगलों से प्राप्त होगा। ठीक, तो जब जंगलों को धीरे धीरे काट के उसे खत्म किया जा रहा है। ठीक, तो उद्योगों की वजह से भी जंगलों को काट के खत्म किया जा रहा है। परिवहन के साधनों का विकास होता है तो जंगलों को काट के वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, सड़क बनाए जा रहे हैं, जिससे एक तो ये हुआ कि जंगलों को काट के उसे सड़क बना दिया गया। और जब जंगल के बीच से कोई सड़क बनाई जाती है या कोई रेलवे लाइन बनाई जाती है, जब उसके बीच से परिवहन के साधन गुजरते हैं, यानी वहां पर गाड़ियां गुजरती हैं, तो उसके हार्म से बहुत सारे जीव जंतुओं को वहां पर धीरे धीरे खतरा होने लगता है। कभी कभी बहुत सारे जानवर जो सड़कों पे आ जाते हैं और फिर उनको दुर्घटना हो जाती है, या फिर बहुत से ऐसे कारण हैं कि जिसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा, उस जंगल में हॉर्न बजेंगे, यानी वो शांति स्थापित नहीं हो पाएगा जिसके लिए वो जानवर वहां रहते थे। ठीक, तो इससे भी लगातार वन्य जीवों में ह्रास देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र के विस्तार में, कृषि का विस्तार, जंगलों को काट के धीरे धीरे जंगलों को काट के कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। और साथ ही साथ भारत में एक कृषि फेमस थी, झूमिंग कृषि। अगर झूमिंग कृषि के बारे में बात करें तो झूमिंग कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, यानी पुरानी पद्धति है कृषि का, जिसमें जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। और जब उस खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस खेत को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे खेत जो है अलग जाके फिर जंगलों को साफ करके दूसरा खेत बनाया जाता है, वहां पर कृषि की जाती है 2-4 साल, जब तक उस खेत की उर्वरा शक्ति विद्यमान रहती है। जैसे ही उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस खेत को दोबारा से छोड़ दिया जाएगा। ठीक, जब उस खेत को छोड़ दिया जाएगा, यानी अभी पेड़ उगने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक, बड़ा होने में, और उसको काट दिया जाता है, और काटने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वहां से नया पेड़ निकलने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। और फिर अगर छोटे पेड़ पौधे निकलेंगे भी तो उसको बहुत सारे जानवर छोटे रहेंगे तो खा लेंगे। ठीक, तो वो जो उस क्षेत्र होगा वो धीरे धीरे जो है वीरान होता चला जाएगा। ठीक, तो वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारण में सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का, फिर कृषि क्षेत्र का, परिवहन का विस्तार और उद्योगों का विकास। ठीक, अभी वनस्पति नहीं रहेंगे तो वनस्पति में रहने वाले जीव जंतु कैसे रहेंगे? ठीक, तो इसी के लिए, यानी वनस्पतियों को बचाने के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए ही भारत सरकार ने यहाँ पर एक जो है एक अधिनियम बनाया था, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो हम लोग
आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर करेंगे। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। ठीक, जय हिंद।